डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में सेकेंड ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र के फर्स्ट टॉपिक क्रोमोसोम का अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि छोटी कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक जीव का जो बॉडी होती है वो कोशिकाओं से बनी होती है। जैसे कि ये आपके मान लो कि ये कोई कोशिका है। अब ये कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अगर ये कोशिका किसी प्लांट या एनिमल की है तो वो यूकैरियोटिक होगी, और यूकैरियोटिक होने पर उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होगा। और उस न्यूक्लियस के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और ये जेनेटिक मटेरियल ही क्रोमोसोम होता है। और इसी क्रोमोसोम में डीएनए होता है, और इसमें डीएनए में जीन होता है। क्लियर हो रही है बात? तो हमने पढ़ा, अभी तक हमने छोटी कक्षा में पढ़ा है कि प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से बनता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसमें भी गुणसूत्र होते हैं, लेकिन केंद्रक नहीं होता। प्लस इसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो एक सिंगल सर्कुलर शेप में होता है। वापस हम इधर आते हैं कि ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर जो केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, वो गुणसूत्र जो मतलब आनुवंशिक पदार्थ जिसको बोलते हैं हम जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोमल मटेरियल बोलते हैं, वो किस रूप में होगा, कैसा होगा, वो कोशिका के डिवीजन के ऊपर, डिवीजन की फेज पे डिपेंड करता है। हमने कोशिकाओं के विभाजन के बारे में भी पढ़ रखा है। तो अगर कोशिका विभाजन की इंटरफेज अवस्था में है, कोशिका कौन सी अवस्था में? इंटरफेज अवस्था में, तब इसके अंदर जो भरा हुआ, केंद्र के अंदर जो भरा हुआ क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो एक जाल के रूप में होगा, और उसको हम क्रोमेटिन कहेंगे। ये जो जाल होगा इसको हम क्या कहेंगे? क्रोमेटिन। लेकिन अगर ये कोशिका विभाजन अवस्था में, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज जैसे विभाजन अवस्था में, और स्पेशली मेटाफेज अवस्था में है मान लो ये कोशिका, तब ये जो जाल होता है उसका प्रत्येक गुणसूत्र जो होगा वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएगा, एक डिस्टिंक्ट रूप में आ जाएगा, खुल जाएगा, और इस तरीके से स्पष्ट रूप में आ जाता है ऐसे। ठीक है। तो ये जो स्पष्ट गुणसूत्र बन रहे हैं ये कहलाते हैं गुणसूत्र। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है उसका नाम गुणसूत्र या क्रोमोसोम होगा या क्रोमेटिन होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कोशिका कौन सी अवस्था में। दूसरी बात ये कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम दोनों एक ही चीज़ है। अगर इंटरफेज में है तो फिर वो इस तरीके से जाल के रूप में होगा, और जब जाल के रूप में होगा तो उसी क्रोमोसोम को हम क्रोमेटिन कहते हैं, जिसमें सारे गुणसूत्र एक दूसरे से घुते हुए आपस में उलझे हुए हैं। अगर कोशिका विभाजन अवस्था में, स्पेशली मेटाफेज अवस्था में, जहाँ गुणसूत्र सर्वाधिक रूप से स्पष्ट होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, तो वहाँ पर ये सारे गुणसूत्र डिस्टिंक्ट फॉर्म में होंगे, साफ स्पष्ट दिखाई देंगे, अलग अलग सेपरेट एक दूसरे से। तो उस समय इसको हम गुणसूत्र कहेंगे, क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है। आगे हम थोड़ा सा इसको और देखते हैं। जैसे कि ये जो गुणसूत्र है, तो जैसे अभी इसी चीज़ को हम और आगे क्लियर करें कि ये कोशिका हो गई, कोशिका के अंदर ये आपका केंद्रक हो गया, केंद्र के अंदर ये गुणसूत्र हो गए। ये गुणसूत्र बना दिया अपन ने, ये दिख रहा है आपको। और इस गुणसूत्र के अंदर फिर डीएनए होता है। ये देखिए, ये डीएनए को अपन ने आगे खोल दिया इस तरीके से। फिर डीएनए पढ़ेंगे डिटेल तो इसमें देखेंगे। तो गुणसूत्र में फिर क्या होता है? डीएनए। डीएनए के अलावा आरएनए भी होता है, प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, वो सब आगे देखेंगे हम। तो गुणसूत्र के अंदर डीएनए जो मेन जेनेटिक मटेरियल है, और डीएनए का जो एक पर्टिकुलर पोर्शन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी स्पेशल प्रोटीन, ठीक है, जो किसी विशेष प्रोटीन के लिए जिम्मेदार हो, वो जीन कहलाता है। तो मैं एक आपको पूरा एक ऊपर का व्यू बताना चाह रहा हूँ कि कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, कोशिका है, कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक में क्रोमेटिन मटेरियल या गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए है, और डीएनए में जीन है। ये है हमारा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। अब हम क्रोमोसोम को पढ़ रहे हैं, तो एक एक करके सभी क्रोमोसोम के पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है। अब हम गुणसूत्र का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिस्कवरी और नेम। तो गुणसूत्र की खोज किसने की और गुणसूत्र को क्रोमोसोम या गुणसूत्र नाम किसने दिया? तो सबसे पहले गुणसूत्र की खोज का श्रेय जाता है 1875 में स्ट्रॉसबर्गर को, यानी गुणसूत्र की खोज 1875 में स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। गुणसूत्र का गुणसूत्र नाम यानी कि अंग्रेजी में जो क्रोमोसोम कहते हैं, तो ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम नाम जो है वो वोल्टेयर ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आ चुका है कि गुणसूत्र को क्रोमोसोम नाम किसने दिया? तो वोल्टेयर ने दिया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दो वैज्ञानिक थे, बेंडेन एवं बोवेरी, बेंडेन एंड बोवेरी। इन दोनों ने बताया कि प्रत्येक जीव में गुणसूत्र की संख्या फिक्स होती है, निश्चित होती है। जैसे मानव में देख लीजिए, गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 46 है। आप इसी तरीके से मटर में देख सकते हैं, गुणसूत्र की संख्या 14 है।
इसी तरीके से आप जिया मेज या मक्का में देख सकते हैं गुणसूत्र की संख्या 20 है, 20 है। तो इस प्रकार से डिस्कवरी में हमने देखा कि गुणसूत्र की खोज जो है वो 1875 में स्ट्रॉसबर्गर ने की। गुणसूत्र को गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम नाम वोल्डेर ने दिया और बेंडेन तथा बोवेरी ने बताया कि प्रत्येक जीव में गुणसूत्र की संख्या फिक्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात, गुणसूत्र के संबंध में दो टर्म्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे। एक होमोलोगस गुणसूत्र क्या होता है और दूसरा जीनोम क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि हम मानव के रेफरेंस में देखें तो मानव में टोटल गुणसूत्र की संख्या 2n = कितना होता है 46, यानी कि मानव में गुणसूत्र जो होते हैं उसके अंदर 23 के 2 सेट पाए जाते हैं। मानव में कुल गुणसूत्र की संख्या 46 है, जिसमें 23 के 2 सेट पाए जाते हैं, यानी 23 गुणसूत्र इधर से होंगे और 23 गुणसूत्र इधर से होंगे। 1 2 3 4 ऐसे करके 23 यहाँ होंगे, 1 2 3 4 करके 23 इधर होंगे। ओके, तो इधर का जो पहले नंबर का गुणसूत्र है वो इधर के पहले नंबर के गुणसूत्र का समजात गुणसूत्र कहलाता है। सेम वे में इधर का दूसरे नंबर का गुणसूत्र इधर के दूसरे का समजात, इधर का तीसरा इधर के तीसरे का समजात। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको एक बार और हम देख लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, और टोटल में से 2 सेट हो गए आपके, इधर 23 हो गए और इधर 23 हो गए। इधर जो 23 है इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा वगैरह होंगे, इधर भी पहले 23 में से पहला दूसरा तीसरा चौथा वगैरह होंगे। तो इधर का जो पहला गुणसूत्र है वो इस पहले का, इधर का दूसरा इसके दूसरे का, इधर का तीसरा इधर के तीसरे का क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर हो गई बात? लेकिन अगर ये इधर वाला पहला और इधर वाले दूसरे का बीच अगर रिलेशन स्थापित करें तो इधर का पहला इधर वाले दूसरे का क्या होगा, नॉन होमोलोगस। ये क्लियर होगी? होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्या है भाई? 46 क्रोमोसोम में 2 सेट हो गए 23 के, इधर के जो 23 हैं वो इधर वाले 23 के क्या हो जाएंगे, होमोलोगस। ठीक है, पहला पहले का होमोलोगस, दूसरा दूसरे का, लेकिन पहला दूसरे का क्या होगा, नॉन होमोलोगस। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात हमें इसी में होमोलोगस में देखनी है कि जो 46 गुणसूत्र हैं, इन 46 में से इधर वाले 23 कल्पना करें माता से प्राप्त हुए हैं, जो भी व्यक्ति है उस गुण उसको, और इधर वाले 23 पिता से प्राप्त हुए हैं। यानी ये 23 गुणसूत्र इन 23 के समान हैं। एक सेट उसको माता से प्राप्त हुआ है और एक सेट पिता से प्राप्त हुआ है, और इधर का पहला इधर वाला पिता मतलब माता से प्राप्त पहला गुणसूत्र पिता से प्राप्त पहले गुणसूत्र का क्या होगा, समजात गुणसूत्र होगा। दूसरा नंबर का टर्म्स है हमारा जीनोम क्या होता है। तो जीनोम को देखते हैं तो आपको पता होगा कि प्रत्येक जीव में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में गुणसूत्र की संख्या 2n = कितने हो गए, 46। अब मैं जीनोम के बारे में बता रहा हूँ कि अगर हम गुणसूत्र को 2n के अंतर्गत देखें, द्विगुणित रूप में देखें तो वो 46 होंगे, और अगुणित रूप में देखें तो 23 होंगे। तो ये जो 23 गुणसूत्र हैं वो जीनोम है, यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। किसी भी जीव के केंद्र या कोशिका में अगुणित गुणसूत्र की जो टोटल संख्या है, हैप्लॉइड नंबर की जो टोटल नंबर क्रोमोसोम की जो टोटल संख्या है वो कहलाती है जीनोम। यानी सिंपल सी बात है कि अगर कोई इधर वाले 23 गुणसूत्रों का पूरी तरीके से अध्ययन कर ले तो ये माना जाएगा कि इधर वाले 23 गुणसूत्र का भी अध्ययन हो गया, क्योंकि ये दोनों समान है। इधर का पहला इधर वाले पहले के समान है, दूसरा दूसरे के समान है। समझ में आ रहा है ना? ये माता से प्राप्त हुए, पिता से प्राप्त हुए। तो ये हो गई आपके जीनोम की बात कि किसी भी जीव में अगुणित गुणसूत्रों की जो टोटल संख्या होती है उसे जीनोम कहते हैं। नेक्स्ट बात, गुणसूत्र की साइज। तो गुणसूत्र का जो आमाप है, साइज है, आकार है, वो अगर उसका अध्ययन करना है हमें तो वो हम कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में कर सकते हैं। पहले मैंने बता दिया कि गुणसूत्र आकार की दृष्टि से, मॉर्फोलॉजिकली दृष्टि से सबसे ज़्यादा साफ और स्पष्ट कौन सी स्टेज में मिलते हैं, मेटाफेज में। ये कई बार पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है, याद रखें आप कि गुणसूत्र को आकार की दृष्टि से कौन सी अवस्था में अध्ययन किया जा सकता है, मेटाफेज अवस्था में। दूसरी बात कि हमने देखा कि भाई गुणसूत्र तो बैक्टीरिया में भी होता है, हालांकि वहाँ सिंगल एक सर्कुलर क्रोमोसोम होगा। गुणसूत्र प्लांट में भी होता है, गुणसूत्र एनिमल में भी होता है। तो प्लांट में जो गुणसूत्र होता है वो साइज में एनिमल के गुणसूत्र से तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है। कंपैरेटिवली प्लांट क्रोमोसोम जो होता है वो एनिमल क्रोमोसोम से बड़ा होता है। और इसके बाद अगर हम किसी जीव में गुणसूत्र देख रहे हैं, किसी जाति में देख रहे हैं, तो स्पीसीज में एनिमल की जो अलग अलग स्पीसीज है उसमें भी अलग अलग साइज़ के गुणसूत्र होंगे, प्लांट के अलग अलग स्पीसीज में भी अलग अलग साइज़ के गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई साइज की बात। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर की, गुणसूत्र की संख्या की। तो गुणसूत्र की संख्या के बारे में पहला पॉइंट तो हमने पढ़ ही रखा है कि प्रत्येक जीव में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो फिक्स होती है। बेंटन बोवेरी वाली बात हमने देख ही ली है कि प्रत्येक जीव में गुणसूत्र की संख्या फिक्स होती है। दूसरी बात, किसी भी जीव में जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका में या तो हैप्लॉइड रूप में होंगे या फिर डिप्लॉइड रूप में होंगे। यानी अगर कोशिका शरीर के किसी अंग की है,
किडनी की है, लीवर की है, ब्रेन की है, यानी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उसकी नहीं है, ठीक है। और सेक्स ऑर्गन के भी अंदर मतलब जो स्पर्म और ओवम को फॉर्म करते हैं उससे रिलेटेड नहीं है, ओवम स्पर्म से रिलेटेड नहीं है, तो वो द्विगुणित होगी। और बाकी की जो ओवम और स्पर्म जो होती है, अंडाणु और शुक्राणु, वो अगुणित होगी। तो कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या अगुणित रूप और जिसे n कहते हैं और द्विगुणित जिसे 2n कहते हैं, दो रूपों में होती है। कभी कभी पॉलीप्लॉइडी होती है जिसमें 3n 4n वगैरह भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे बॉडी की सभी कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्यात्मक रूप से द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। अंडाणु और शुक्राणु में जो गुणसूत्र होते हैं वो संख्या में अगुणित होते हैं, यानी कि वह गुणसूत्र आधे होते हैं। जैसे मानव के संबंध में देखा जाए तो मानव के शरीर की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 46, और अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 23। ठीक है। अगली बात कि ये हम आगे और स्ट्रक्चर इसका अध्ययन करेंगे, फिलहाल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई भी गुणसूत्र संरचना की दृष्टि से इस तरीके से दिखाई देता है। उसके अंदर बीच में एक धसा हुआ भाग दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए, ये धसा हुआ भाग है, और इसके बीच में काले रंग का स्पॉट्स दिखाई देता है जिसे सेंट्रोमीर कहते हैं। सेंट्रोमीर के ऊपर जो छोटी भुजा होती है इसे हम पी आर्म कहते हैं। सेंट्रोमीर के नीचे जो बड़ी भुजा होती है उसे हम क्यू आर्म कहते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं गुणसूत्र की संरचना, मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर। अगर गुणसूत्र की हम देखें तो उसके अंदर ये भाग पाए जाते हैं। क्रोमेटिड पाया जाता है जिसके अंदर क्रोमोनिमेटा होगा, फिर क्रोमोमियर्स होंगे, इसके ऊपर दाने जैसी संरचना होगी, बीच में एक संकीर्ण होगा और संकीर्ण के अंदर सेंट्रोमीर होगा, फिर एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगा, द्वितीयक संकीर्ण। एक द्वितीयक संकीर्ण के आगे की जो स्ट्रक्चर होती है हम सैटेलाइट कहते हैं। एक टीलोमियर जो कि एंडिंग पार्ट होता है, और इसके बाद में गुणसूत्र के अंदर भरा हुआ जो फ्लूइड होता है, द्रव, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और गुणसूत्र को आवृत करने वाली, कवर्ड करने वाली जो लेयर होती है, परत होती है, उसे हम पेलिकल कहते हैं। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि कल्पना करें कि माना कि कोई एक ये गुणसूत्र है इस तरीके से। ठीक है। इस गुणसूत्र के अंदर बीच में जो धसा हुआ भाग होगा, एक धसा हुआ भाग, एक कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, संकीर्ण होगा। इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, और इसी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम सेंट्रोमीर बोलते हैं। और सेंट्रोमीर के दोनों तरफ एक ऐसे प्लेट जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं, और जिससे स्पाइंडल फाइबर जुड़ते हैं। इसके बाद एक और संकीर्ण होता है जो कि हर एक गुणसूत्र में नहीं होता, किसी किसी गुणसूत्र में होता है। इसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, द्वितीयक संकीर्ण। और द्वितीयक संकीर्ण का आगे का जो भाग होता है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। और गुणसूत्र के जो लास्ट के जो पार्ट है, दोनों एंडिंग पार्ट हैं, देखिए चित्र में मैं यहाँ पर इंगित कर रहा हूँ, तो इंडिकेट कर रहा हूँ, तो ये जो लास्ट वाले पार्ट है इसे हम टीलोमीर बोलते हैं। और इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, इस फ्लूइड को हम मैट्रिक्स कहते हैं। और गुणसूत्र को जो कवर किए हुए जो लेयर होती है, इस लेयर को हम पेलिकल कहते हैं। आगे और हम हर एक पॉइंट को एक एक करके देख रहे हैं। ठीक है। जैसे इस चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जैसे आपके ऑरेंज स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली ऑरेंज, ये टीलोमियर हो गई दोनों, क्योंकि गुणसूत्र का लास्ट का पार्ट क्या कहलाता है, टीलोमियर। बीच में धसा हुआ भाग है, ये आपको दिख रहा होगा, बीच में धसा हुआ भाग, ये आपका हो गया प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो ब्लैक रंग का बीच का स्पॉट्स दिखाई दे रहा है वो सेंट्रोमीर हो गया। और इसके दोनों तरफ आपके ऑरेंज कलर की जो डिस्क दिखाई दे रही है, इसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है। और एक और संरचना में मैं बताना जा रहा हूँ, इसको यहाँ पर देखें और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। ये टोटल एक गुणसूत्र दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से बनाया हुआ। इसके अंदर ये जो आपका लास्ट वाला एक संकीर्ण दिखाई दे रहा है, लास्ट में ये वाला, इसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। बीच में एक और संकीर्ण दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है। और लास्ट में जो पार्ट होते हैं गुणसूत्र के दोनों तरफ के, वो हम क्या कहलाते हैं, टीलोमियर कहलाते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के आगे का जो भाग होता है इसे हम सैटेलाइट कहते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने देखा था सेंट्रोमीर स्थित होता है, और इसके दोनों तरफ काइनेटोकोर स्थित होते हैं जिससे स्पाइंडल फाइबर जुड़े हुए रहते हैं। तो ये सारी संरचना आपको चित्र में दिखाई दे रही है। एक दो बार इसको रिपीट करके देखेंगे और अच्छी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम इस प्रत्येक जो भी पार्ट है इसका गुणसूत्र का, उसको हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट आता है क्रोमेटिड। तो कल्पना करें, मान लो कि एक गुणसूत्र है इस तरीके से, ये एक गुणसूत्र हो गया। ठीक है। इस गुणसूत्र का ऊपर का ये जो भाग है एक, और एक नीचे का भाग हो गया दो। ऐसे देखो, ये मैं बता रहा हूँ, एक ये भाग हो गया और एक ये भाग हो गया, ऐसे दो भाग हो गए। यानी कोई भी गुणसूत्र के दो भाग हो गए, यानी कि आधा भाग हो गया, तो इसे अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। और इसी अर्ध गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है। तो किसी भी गुणसूत्र के बीच में सेंट्रोमीर के दोनों तरफ एक आधे आधे भाग पाए जाते हैं जो कि पेरिपेंडिकुलर स्थित, लंबवत रूप से स्थित होते हैं, और ये कहलाते हैं आपके क्रोमेटिड। और इसी क्रोमेटिड के अंदर ऐसे धागे के रूप में एक बहुत ही कंडेंस स्टेज के अंदर पाई जाने वाली संरचना होती है जिसे हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट आता है इसका गुणसूत्र का, अगला पार्ट है क्रोमोमियर्स। तो जैसे मान लो कि ये क्रोमोजोम है आपका, गुणसूत्र है, इसके ऊपर ऐसे दाने जैसी संरचना पाई जाती है, छोटी छोटी दाने जैसी, मणियों जैसी, बीडेड स्ट्रक्चर। तो ये जैसी दाने जैसी, मणियों जैसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर, जो चमकीले स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसे हम क्रोमोमियर्स कहते हैं। और ये क्रोमोमियर जो होते हैं वो हाईली हेरिडिटिकली मटेरियल्स होते हैं और वंशागत मटेरियल्स होते हैं, वो जीन से सिमिलर होते हैं। ओके, वहाँ से जीन का मतलब अच्छा सिमिलरिटी बनती है। इसके बाद में थर्ड वाला पार्ट, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, किसी भी गुणसूत्र के बीच में एक धसा हुआ भाग होता है। ठीक है, इस तरीके से मान लो ये कोई गुणसूत्र है, बीच में ऐसे धसा हुआ भाग है। ठीक, तो ये जो बीच में धसा हुआ भाग है, इसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और इसी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बीच में क्या होगा, सेंट्रोमियर होगा। सेंट्रोमियर के दोनों तरफ क्या होंगे, एक डिस्क जैसी स्ट्रक्चर होगी, ऐसी डिस्क जैसी स्ट्रक्चर सेंट्रोमियर के दोनों तरफ, इसे काइनेटोकोर कहते हैं। सेंट्रोमियर की दोनों तरफ डिस्क जैसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। जैसे मैंने यहाँ पर किया था, वापस कर रहा हूँ, ये काइनेटोकोर कहलाता है। ये सेंट्रोमियर जो बना दिया हमने, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ ऐसी डिस्क जैसी स्ट्रक्चर है। और सेंट्रोमियर कहाँ स्थित है, गुणसूत्र के बीच में जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, प्राथमिक संकीर्ण, इसके अंदर स्थित है। ठीक है, ये काइनेटोकोर जो होता है वो स्पाइंडल फाइबर इससे जुड़ते हैं। जब कोशिका विभाजित होती है तो विभाजन के दौरान जो तर्कतंतु बनते हैं, स्पाइंडल फाइबर बनते हैं, वो इससे जुड़ते हैं विभाजन के दौरान। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, सेंट्रोमियर। इसके बाद में नेक्स्ट होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जिसे ट्रैपेंट भी बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ट्रैपेंट। ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि अभी हमने देखा था, एक तो यहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया, इस तरीके से ये मान लो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया। इसके अलावा कभी कभी किसी किसी कोशिका के अंदर एक और धसाव होता है, गुणसूत्र में एक और आपका संकीर्ण होता है, और इस संकीर्ण को कहते हैं द्वितीयक संकीर्ण। और ये जो द्वितीयक संकीर्ण होता है, इसके आगे का जो भाग होता है, ये वाला भाग, इसको हम सैटेलाइट कहते हैं। और सैटेलाइट के आगे जो होता है, दोनों तरफ पाया जाता है एंडिंग पार्ट, जिसे टीलोमियर कहते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या ट्रैपेंट होता है, वो सभी गुणसूत्रों में नहीं पाया जाता, कुछ ही गुणसूत्रों में पाया जाता है। और कुछ गुणसूत्रों में ये वाला जो आपका ट्रैपेंट या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, वो न्यूक्लियोलस से अटैच होता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। तो जिस किसी के अंदर ये न्यूक्लियोलस से जुड़ा हुआ रहेगा, उसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। और ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर जो होता है, वो लोकेशन की दृष्टि से फिक्स होता है और नए न्यूक्लियोलस को यानी कि केंद्रिका को बनाने का काम करता है। ठीक है, तो हमने देखा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जो कि हर एक गुणसूत्र में नहीं होता, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा होता है। इसके आगे का भाग सैटेलाइट कहलाता है। और ये जो होता है वो न्यूक्लियोलस से अटैच हो किसी किसी गुणसूत्र का, तो उसे हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं, जो कि फिक्स्ड होता है और न्यूक्लियोलस को बनाने का काम करता है। इसके आगे का पार्ट हो गया सैटेलाइट। सैटेलाइट वही अभी हमने जो पढ़ रखा है, उसी का ही आगे का भाग है। अभी हमने पढ़ा था वही सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो हुआ, जैसे ये गुणसूत्र है, इसके अंदर ये मान लो ये दूसरा धसाव है, और एक तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, इसके अलावा एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, दूसरा धसाव, जिसे द्वितीयक संकीर्ण कहते हैं। तो द्वितीयक संकीर्ण का आगे का जो भाग होता है, उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है, और मैंने बताया कि भाई सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हर एक क्रोमोजोम में नहीं होता, तो डेफिनेटली सैटेलाइट भी हर एक क्रोमोजोम में नहीं होता। तो इस तरीके से सैटेलाइट जिस किसी भी क्रोमोजोम में होगा, उसको सेट क्रोमोजोम कहते हैं। जिस किसी भी क्रोमोजोम में सैटेलाइट होता है, उसे हम क्या कहेंगे, सेट क्रोमोजोम। और इस तरीके से वो क्रोमोजोम को डिफ्रेंशिएट करने में काम आता है, यानी कुछ क्रोमोजोम सेट क्रोमोजोम होंगे, कुछ क्रोमोजोम में सेट नहीं होगा, सैटेलाइट नहीं होगा, नॉन सेट क्रोमोजोम होंगी। इस तरीके से क्रोमोजोम को वर्गीकृत, क्लासिफाइड करने में ये सैटेलाइट स्ट्रक्चर जो होती है वो काम में आती है। एंड फाइनली 3 पार्ट और हैं गुणसूत्र के। एक एंड सेक्शन, एंडिंग पार्ट होता है, जिसे टीलोमियर कहते हैं। अभी हमने देखा था कि माना कि ये गुणसूत्र है, तो इस गुणसूत्र का जो लास्ट का पार्ट होता है, एंडिंग पार्ट, ये कहलाता है टीलोमियर। और टीलोमियर जो होता है वो हाईली पोलैरिटी का स्ट्रक्चर होता है, ध्रुवता पाई जाती है इसमें। इसलिए किसी भी एक गुणसूत्र का टीलोमियर दूसरे गुणसूत्र के टीलोमियर से कभी जुड़ता नहीं है। ठीक है, अटैच नहीं हो सकता। और रिचर्ड कैथन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि ये जो टीलोमियर होता है वो एजिंग से रिलेटेड है, मनुष्य के या किसी भी जीव के आयुकरण से संबंधित है। उसकी आयु जो होती है, अगर टीलोमियर जो होता है, टीलोमेरेज एक एंजाइम होता है, उससे प्रभावित हो, तो इस तरीके से वो आयु को प्रभावित करता है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और होती है गुणसूत्र के अंदर, मैट्रिक्स। तो ये जो गुणसूत्र मैंने बनाया है, उसके अंदर जो द्रव पदार्थ भरा रहेगा, फ्लूइड भरा रहेगा, जिसके अंदर फिर क्रोमोनिमेटा पाई जाती है। तो ये जो फ्लूइड होता है, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं। और लास्ट पार्ट है पेलिकल। तो गुणसूत्र को जो कवर्ड करने वाली स्ट्रक्चर होती है, बाहर से जो आवृत करी हुई स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन की बनी हुई जो झिल्ली होती है, उसे हम पेलिकल कहते हैं। ठीक है, जो आउटर सरफेस होती है वो क्या कहलाती है, पेलिकल। तो इस तरीके से गुणसूत्र की संरचना के संबंधी सारे भाग कंप्लीट हुए। अब इसकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो स्ट्रक्चर होती है, स्पेशली स्कैन्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा गुणसूत्र की आकृति के बारे में भी पढ़ेंगे, न्यूक्लियोसोम जो मॉडल है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।